Hello students, welcome to Gotham IS Academy online classes, and from this video we are going to start a whole lecture series of science and technology. And in this lecture series our first topic is space technology. Before starting space technology we have to understand about orbits, because in all the lectures you will hear these words geo, leo, meo. So you have to understand what is leo, geo, etc. And this video is going to be in both the languages, Hindi and English. So let's start. ऑर्बिट्स भौतिकी में कक्षा या ऑर्बिट में स्थित एक बिंदु के इर्द गिर्द एक मार्ग को कहते हैं जिस पर चलकर कोई वस्तु इस बिंदु की परिक्रमा करती है, या एन ऑर्बिट is the path that an object takes in space when it goes around a star, a planet or a moon. अब देखिए ऑर्बिट का मतलब होता है कि जैसे ये एक बिंदु है, इसके अराउंड कोई भी चीज रिवॉल्व कर रही है. सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस केंद्र के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो ये जिस पथ पे रिवॉल्व कर रहा है या परिक्रमण कर रहा है उस पथ को कहा जाएगा ऑर्बिट. क्या कहा जाएगा? ऑर्बिट. तो हम एक बार और डेफिनेशन पढ़ते हैं. भौतिकी में कक्षा या ऑर्बिट में स्थित एक बिंदु के इर्द गिर्द एक मार्ग को कहते हैं जिस पर चलकर कोई वस्तु उस बिंदु की परिक्रमा करती है. ठीक है, अब देखते हैं. यदि खगोलीय वस्तुओं की कक्षाओं को देखा जाए तो कई भिन्न तरह की कक्षाएं देखी जाती हैं. कुछ गोलाकार हैं, कुछ अंडाकार हैं और कुछ इनसे अधिक पेचीदा होती हैं. अब देखिए कई ऑर्बिट्स के भी शेप होते हैं, कई प्रकार के ऑर्बिट्स होती हैं. जैसे गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, कुछ ऑर्बिट्स स्पाइरल शेप में भी पाई जाती हैं. देखिए जैसे ये एक बिंदु है. अब जब इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है बट हम समझ सकते हैं कि अगर ये सेंटर है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट कहलाएगी सर्कुलर. वहीं एक बिंदु है जिसके अराउंड कुछ ऐसा पथ फॉलो हो रहा है तो ये अंडाकार पथ हो गया. और कुछ केसों में स्पाइरल पथ भी फॉलो होता है, कुछ इस टाइप का. ये अन्य केंद्रकों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, पर हम अगर एक केंद्र को देखे चलें तो वो कुछ इस तरीके से परिक्रमण करता है, तो इसको हम बोल देते हैं स्पाइरल. तो हमने देखा कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट कितने टाइप की होती हैं. अब देखते हैं कि ऑर्बिट्स कौन कौन सी हैं. अब देखिए जो बेसिक डायग्राम है, देखिए जिस भी डायग्राम में जो डेटा दिया हुआ है, जब तक मैं नहीं बोलता हूं कि ये डेटा एक्यूरेट है तो आपको उसको नोट नहीं करना है. यहाँ ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए दिया गया है. जब मैं बोलूंगा कि इस डेटा में एक्यूरेसी है, ये डेटा एक्यूरेट है, तभी आप उसके डेटा पे बिलीव करेंगे. ठीक है, अब देखिए जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. लिखना नहीं है अभी कुछ भी, आगे हम और देखेंगे. अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे बड़ी ऑर्बिट होती है. इसके बाहर जो भी ऑर्बिट होती है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं. जियो से 300 किलोमीटर दूर जो ऑर्बिट स्टार्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट. ठीक है, फिर उसके बाद आती है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट. उसके बाद आती है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ के सबसे क्लोज होती है. अब लो अर्थ ऑर्बिट में भी कई टाइप की ऑर्बिट होती हैं और जियो ऑर्बिट में भी कई टाइप की ऑर्बिट होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब देखिए यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें हमें बताया है कुछ बेसिक ऑर्बिट्स और उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं. तो देखिए सबसे पहले लियो ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं. देखिए लियो ऑर्बिट में कई तरीके, एक हो गया लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लियो बोलते हैं. अब लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसी में एक टाइप और है पोलर
ऑर्बिट। अब देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया कि जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं उस पाथ को हम बोल देते हैं लोअर ऑर्बिट। जब वही ऑर्बिट पोल्स के अराउंड हो तो हम उसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और वही ऑर्बिट जब सन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करती है तो उसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या क्या? लियो में हमने देखा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी अर्थ के सबसे लोअर रीजन में जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो उसके पाथ को हम बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट में टाइप है, पहला हो गया पोलर ऑर्बिट, यानी जब कोई सैटेलाइट पोल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये हो गई हमारी एक्सिस अर्थ की। अब देखिए, एक्चुअल में हमारी एक्सिस क्या है? टिल्टेड है। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, पर हम यहाँ पे एक्सिस को स्ट्रेट बना रहे हैं ताकि हम समझ सके कि कौन सा इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है, कौन सा इक्वेटर से टिल्टेड है, ताकि हमको क्लियर हो सके। तो हमने एक्सिस को अभी स्ट्रेट बना रखा है। अब देखिए, तो हम पोलर ऑर्बिट पे थे, तो ये हो गई हमारी पोलर ऑर्बिट, क्योंकि जो भी सैटेलाइट पोल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हुए, उसको हम कह देते हैं पोलर ऑर्बिट। अब दूसरी ऑर्बिट है हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रह जाती है। स्टेशनरी इन द सेंस कि सन के पाथ में ही है वो। ऐसा नहीं है कि सन से हमको देखने में स्ट्रेट लगेगी, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में, मतलब कभी अंधेरा नहीं होगा उस सैटेलाइट की तरफ पे। तो ये हो गई हमारी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। उसके बाद आते हैं, अब देखिए हमारे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमारे पास लैंड सर्वेइंग प्रेजेंट होते हैं। लैंड सर्वेइंग क्यों? अब जो सैटेलाइट्स लैंड का सर्वे कर रही होंगी उनको तो लैंड का सर्वे करने के लिए लाइट चाहिए है ना, इसीलिए हम लैंड सर्वेइंग सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पुट करते हैं। पोलर ऑर्बिट्स तो हम सब जानते ही हैं। इसके बाद आते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में क्रायोसैट 2 है, ठीक है। हबल टेलीस्कोप द फेमस, वो भी कहाँ पे है? लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में इसलिए क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में मेंटेनेंस बहुत आसान होता है, इसलिए हबल टेलीस्कोप को लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। अब देखिए, हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये लियो से काफ़ी बड़ी है और अर्थ से काफ़ी दूर है लियो के कंपैरिजन में। अब देखिए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास क्या है? जीपीएस है, यहाँ पे ग्लोनास है, मतलब जो भी वर्ल्ड नेटवर्क है नेविगेशन के लिए वो सब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड नेटवर्क, रीजनल नेटवर्क नहीं, जैसे IRNSS, नाविक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। नाविक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं है। जीपीएस, ग्लोनास, ये जो हैं जो ग्लोबल हैं वो कहाँ पे हैं? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि 2-3 कारण है। पहला, इनका ऑर्बिटल पीरियड 12 आवर्स का हो सकता है। दूसरा, इनकी स्पीड। तीसरा, अर्थ के क्लोज हैं। और चौथा कारण होता है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अब हम आते हैं जियो पे। अब देखो, जियो स्टेशनरी पे दो हैं, एक है ये जियो स्टेशनरी और एक है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखते हैं, अब ये अगर हमारी एक्सिस है तो ये हमारी इक्वेटर होगी, ऐसा कुछ। और ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है। अब क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा अगर उसका रिवॉल्यूशन पीरियड अर्थ के रिवॉल्यूशन के पीरियड के बराबर है, मतलब अगर अर्थ 24 घंटे में रिवॉल्व करती है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड में आगे बताऊंगा क्योंकि 24 घंटा नहीं है, 23 घंटा कुछ है। 24 घंटे में अगर अर्थ रिवॉल्व करती है तो यहाँ इस पॉइंट में प्रेजेंट सैटेलाइट भी 24 घंटे में अपना एक रिवॉल्यूशन कवर करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हम खड़े होके इस पॉइंट को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये पॉइंट जो है स्थिर है, स्टेशनरी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब आते हैं जियो सिंक्रोनस पे। देखिए, ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है वो 24 आवर्स ही है, पर ये स्टेशनरी नहीं है।
ये ऑसिलेटिंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। डिस्टेंस लगभग वही है, बस इक्वेटर से इसका एंगल, अगर ये इक्वेटर है तो ये कुछ एंगल टिल्टेड होती है, ये अगर इक्वेटर है तो ये कुछ एंगल टिल्टेड होगी। तो जियो में दो होती हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती है और यहाँ पे प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से देखने में स्टेशनरी लगता है। दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस में प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग दिखाई देता है, एक जगह से एक जगह स्टेबल नहीं दिखाई देता, जबकि उसका रिवॉल्यूशन पीरियड, उसके डिस्टेंस सब कुछ सेम होती है, बट इक्वेटर से उसका एंगल टिल्टेड होने के कारण वो हमको स्टेबल दिखाई, ऑसिलेटिंग दिखाई देती है। चलिए, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, ये एक डायग्राम है जहां से हमको क्लियर होगा कि हमारे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट हैं सैटेलाइट्स वगैरह, वो सब कहाँ पे प्लेस्ड हैं। देखिए, इस डायग्राम में हमें सबसे पहले देखना है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब देखिए ये ऑर्बिट दी हुई है पहली, फिर ये दूसरी ऑर्बिट दी हुई है, ये दूसरी ऑर्बिट दी हुई है, फिर ये और भी ऑर्बिट दी हुई है। तो यहाँ से हमको, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको पता चलेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये जो भी ऑर्बिट है इनकी रेडियस क्या है। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, अप डायरेक्शन में, तो हमको पता चलेगा कि ऑर्बिटल पीरियड क्या है, कितने घंटे में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है या यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको कितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको पता चलेगा कि सी लेवल से हाइट कितनी है ऑर्बिटल की, ऑर्बिट्स की। और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, कि अगर कोई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए, कोई अगर मियो ऑर्बिट में है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब होता है उस ऑर्बिट में रहने के लिए जो स्पीड चाहिए। देखो देखिए, किसी भी ऑर्बिट में रहने के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड चाहिए होती है। जैसे देखिए, अगर हम देखें इस डायग्राम को, अब मियो ऑर्बिट है, ये हमें देखने को, ये मियो ऑर्बिट है, यहाँ पे लिखा है 1500 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मियो ऑर्बिट में है तो उसको 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो मियो ऑर्बिट में स्टेबल रह सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वैसे ही सैटेलाइट्स घूम रही हैं अर्थ के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पीड है रिवॉल्यूशन की, वैसे ही हर प्लैनेट की एक ऑर्बिट में स्पेसिफिक स्पीड होती है। अगर किसी प्लैनेट को लो अर्थ ऑर्बिट में रहना है तो उसको 25,000 किलोमीटर पर आवर की, जितना आप अर्थ के क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर आप अर्थ के पास हैं तो आपको उस ऑर्बिट में स्टेबल रहने के लिए, या किसी भी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में स्टेबल रहने के लिए उतनी ज़्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि अब देखिए हबल टेलीस्कोप। अब हबल टेलीस्कोप इस पॉइंट पे है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हबल टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में है। तो हबल टेलीस्कोप की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? 25,000 किलोमीटर। लो अर्थ ऑर्बिट में है तो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज में है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है। अब वहीं अगर हम चले जाएं जीपीएस में, जीपीएस, तो जीपीएस के जितनी सैटेलाइट हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? मियो में प्रेजेंट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। उनका ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 10 आवर्स से 15 आवर्स के बीच में, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। 12 घंटे में अर्थ का एक रिवॉल्यूशन जीपीएस सैटेलाइट लगाती है। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, लगभग 20,000 किलोमीटर, हम देखते हैं लगभग 23,000 किलोमीटर। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो गई?
ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई लगभग 1700 किलोमीटर पर आवर और टाइम पीरियड हो गया 12 आवर्स। अब देखिए ये आती है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का और स्पीड कितनी होती है 11,000 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से पीछे जाते हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट आएगा। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जियो प्लस 300 किलोमीटर। जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से हम 300 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे तो वो हो जाएगी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट होती है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और रिवॉल्व करते हुए वो सैटेलाइट फेल हो जाती है, तो अब वो एक वेस्ट है हमारे लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अगर यहाँ कोई सैटेलाइट है जो हमारे लिए वेस्ट है, तो सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसमें थ्रस्टर्स होते हैं, उन थ्रस्टर्स को ऑन करेंगे और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से बाहर कर देंगे और ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में जाने के बाद अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का बिल्कुल भी असर नहीं होगा और सैटेलाइट स्पेस में कहीं चली जाएगी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट खाली हो जाएगी। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का खाली होना जरूरी क्यों है, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो फिक्स है, वो सिर्फ एक है, तो वहां हमारे पास ज्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट खाली चाहिए होती है। तो हमारी जो भी सैटेलाइट वेस्ट हो जाती हैं तो उनका हम करते क्या है, या तो उनको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज देते हैं या हम उसको अर्थ में ही गिरा लेते हैं वापस। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। अब हम इसका समरी मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हम देख चुके हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में हमने देख लिया कि 3 टाइप के होते हैं, मियो भी हमने देख लिया और जियो देख लिया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अ लो अर्थ ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ with an altitude above earth surface from 160 किलोमीटर to 2000 किलोमीटर। यानी लो अर्थ ऑर्बिट कितनी है, 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखिए it is worth to mention that objects below approximately 160 kilometers will experience very rapid orbital decay and altitude loss। अब देखिए सपोज दैट ये अर्थ है और ये है लो अर्थ ऑर्बिट। चलिए एक बार फिर से अच्छे से बनाते हैं इसको। सपोज दैट ये अर्थ है और ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इतनी बड़ी होती नहीं है, अर्थ के बहुत क्लोज होती है। अगर 160 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर है तो वो कितनी बड़ी होगी, बट मैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए अगर 160 किलोमीटर से कम है कोई ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के जितना पास होगा उसके पास उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट लो अर्थ ऑर्बिट में है तो उसको 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, 25,000 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट लो अर्थ ऑर्बिट में है तो उसे 25,000 किलोमीटर से की स्पीड चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट 160 किलोमीटर से नीचे आता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी गिरने लगेगी और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाना उस पोजीशन में मुश्किल होता है, इसलिए 160 किलोमीटर से ऊपर ही रखते हैं हम किसी भी ऑर्बिट को, ताकि उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिके है वो इतना जल्दी ना हो। नहीं तो अगर 160 किलोमीटर से नीचे हम किसी ऑर्बिट में रखेंगे तो वो ऑर्बिटल बहुत जल्दी अर्थ में आकर गिर जाएगी, या उसके थ्रस्टर्स हमको बहुत जल्दी ऑन करने पड़ेंगे जिसके कारण उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। ये देखिए कुछ एग्जांपल हमारे सामने प्रेजेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट में इस टाइप से सैटेलाइट प्रेजेंट होती हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती होती हैं और एक तरीके से नेटवर्क क्रिएट करती हैं। अब देखिए हम अगर किसी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, पहली चीज क्या है,
कैसे काम करता है, यूज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या वो ऑब्जेक्ट है क्या, यानी डेफिनेशन उसकी, फंक्शन काम कैसे करता है, यूजेस फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। इससे ज़्यादा बाहर हमारे टॉपिक में कुछ भी नहीं होता। तो हमने लियो पढ़ लिया, काम क्या है, फंक्शनिंग कैसे है ये भी हमने देख लिया, टाइप्स वगैरह। अब हम इसके यूज़ पढ़ते हैं कि लियो ऑर्बिट का यूज़ क्या है। लियो आधारित दूर संचार प्रणाली देशों को सस्ती सेवाएं प्रदान करती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में उपग्रह टेलीफोन सेवा प्रदान करने में मदद करता है, जहां भूमि रेखाएं बनाना बहुत महंगा या असंभव है। देखिए, लियो में जो भी और ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, दूर संचार के काम आ रहे हैं। जैसे आप दूरदर्शन वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए सैटेलाइट्स यूज होती हैं। तो लियो में जो सैटेलाइट पास प्रेजेंट है वो हमारे बहुत पास है। तो इनका यूज हम क्या करते हैं, दूर संचार प्रणालियों के लिए करते हैं। जैसे टेलीफोन सेवा प्रदान करना, या फोटो वगैरह खींचना, और ऐसी जगह में टेलीकॉम सेवा प्रदान करना जहाँ पे हम केबल्स नहीं डाल सकते या हमारे टावर लगाना मुश्किल है, वहाँ पे हम इन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं ताकि हम आसानी से कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद दूसरा यूज का है, निचली पृथ्वी की कक्षा का उपयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जो हम अपने अंतरिक्ष शटल की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य सैन्य और संचार उपग्रह। अब देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट का यूज हम करते हैं, जैसे स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है, हबल टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में है, हमने अभी देखा। ठीक है, तो हमारे जो सैन्य उपकरण हैं जिनका यूज हमको पृथ्वी से डायरेक्ट करना है, या हमको पृथ्वी के लिए यूज करना है, या नेटवर्क के लिए यूज करना है, दूर संचार आसानी से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट का यूज करते हैं। यह नेविगेशन उपग्रहों के माध्यम से सीमा पर सक्रियता पर भी कड़ी नजर रखने में देश की मदद करता है। बहुत सारे नेविगेशन उपग्रह हैं जो इसमें लियो अर्थ, और देखिए वैसे तो जो जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या इनसे सिमिलर जो भी सिस्टम है वो मियो में है। ये नेविगेशन उपग्रह जैसे अभी हमने देखा कि हमारे एस्ट्रोसेट वगैरह हैं या एमीसेट वगैरह हैं, तो इन जैसे जो नेविगेशन करने के या जो क्षेत्र को रक्षा करने के लिए जो उपग्रह काम में आते हैं उनको हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। अब देखिए, एडवांटेजेस क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं। पृथ्वी से कम दूरी का कारण मानव प्रयोगों के लिए अच्छा है, दूरी कम है तो हम आसानी से आ जा सकते हैं। लियो टूटी या क्षतिग्रस्त चीजों को ठीक करने, क्षति या निरीक्षण करने और नए उपकरणों को स्थापित करने आदि के लिए सुविधाजनक है। आपने देखा होगा कई बार स्पेस स्टेशन में जाते हैं, बैटरी चेंज कर रहे हैं, कोई नया पार्ट जोड़ रहे हैं, तो क्यों जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अर्थ के काफी क्लोज है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट में के कारण हम इजीली वहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई चीज खराब हो गई तो वहां जाकर रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड, लियो में कम समय और पैसा खर्च होता है, वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं, समस्याओं को ठीक करें और कम समय में वापस लौटें। देखिए, लियो ऑर्बिट में जाने में पैसा भी कम खर्च होता है क्योंकि डिस्टेंस कम है, रिसर्च भी आसानी से की जा सकती है क्योंकि अर्थ से जाना और आना दोनों आसान है। मेन रीजन अर्थ के पास होना है। इस कक्षा में संचार और नेविगेशन उपग्रह कम लागत पर अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस कक्षा में जो भी संचार उपग्रह हैं वह कम लागत में अच्छी सेवाएं, क्योंकि कम एनर्जी कंज्यूम करना है, साइज छोटा रखना पड़ता है, हमको बहुत बड़ा साइज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी से हम ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। नेटवर्क को भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता वेव्स को, इसलिए यहाँ से संचार करना बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, यह पृथ्वी की कक्षा के बहुत करीब है, यही कारण है कि कुछ वायुमंडलीय खिंचाव है। समय के साथ इस कक्षा में वस्तुएं धीमी हो जाती हैं और उनकी कक्षाएं धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं। देखिए क्या होता है, अर्थ के क्लोज होने का इनको ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, यानी अर्थ के अराउंड घूमने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। अब अर्थ के ज़्यादा क्लोज हैं तो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ज़्यादा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है लियो में जो प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर उपग्रहों को लियो में ही भेजा जाता है, इसलिए लियो अंतरिक्ष मलबे के साथ तेजी से भीड़ भाड़ होता जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जो भी सेटेलाइट्स हैं वो कहाँ भेज रहे हैं, लियो में, क्योंकि हमको काम तो इमेजेस का है, संचार का है,
जो बेसिक काम है वो तो हमको इसी का है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत समय से हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस डिब्रीज, स्पेस कचरा, सैटेलाइट कचरा इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट प्रेजेंट हो गए, जिससे कई हादसे होने का खतरा बना रहता है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए, डिब्री से हमारे पास हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, डीआरडीओ जो है हमारा, उसने क्या किया, एक एंटी सैटेलाइट वेपन क्रिएट किया है। आपने अगर नाम सुना हो तो 27 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और बताया कि भारत ने एक मिसाइल के माध्यम से कम पृथ्वी ऑर्बिट में एक जीवित उपग्रह को मार गिराया है। यह उपग्रह पृथ्वी से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। यानी अंतरिक्ष में अगर कोई सैटेलाइट है तो भारत के पास वो क्षमता विकसित हो चुकी है कि अंतरिक्ष में अगर कोई सैटेलाइट है जो जासूसी सैटेलाइट है या दुश्मन का सैटेलाइट है और वो हमारे लिए खतरा है, तो अगर वो 300 किलोमीटर की रेंज में है तो हम उसे वहां पे मार सकते हैं। दुनिया में इसका बहुत विरोध हुआ जब भारत ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जैसे ही हमने अपने सैटेलाइट को अपने रॉकेट से उड़ाया तो वो सैटेलाइट बिखर गया, उससे बहुत छोटे छोटे टुकड़े क्रिएट हो गए जो हमारे स्पेस में रिवॉल्व करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, स्पेस कचरा बढ़ गया, स्पेस डिब्री बढ़ गई। अगर एक स्क्रू भी स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते करते इतनी स्पीड गेन कर लेता है कि अगर वो स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, एक स्क्रू स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, तो हमारा स्पेस स्टेशन तबाह हो सकता है। तो सोचिए एक सैटेलाइट के ब्लास्ट होने में कितना कचरा हुआ होगा। अब देखिए, अर्थ का ये एक्सपेरिमेंट मतलब भारत का एक्सपेरिमेंट भारत की दृष्टि से तो अच्छा था, पर अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये अच्छा नहीं था कहीं ना, और इंटरनेशनल लेवल पे इसका विरोध भी बहुत किया गया। कई कारण थे विरोध के, स्पेस डिग्री के नाम पे, और भी चाहते ही नहीं है बड़ी बड़ी कंट्रीज की और भी देश ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि वो हमको धमकी दे सकें या कंपटीशन दे सकें। किसी को भी डर लगेगा कि हमसे कोई शेर आएगा तो। ठीक है, ये देखिए मिशन शक्ति, नाम क्या था, मिशन शक्ति। इस टाइप ये मिसाइल था, इस टाइप से मिसाइल गया। ये हमारा सैटेलाइट है, देखिए आगे देखिए, ये देखिए ये सैटेलाइट आ रहा है इधर से, और हमने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की। ये सैटेलाइट जैसे यहाँ पहुंचा, मिसाइल से टकराया और सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया, सैटेलाइट खराब, और ये उसका मलबा फैल गया। तो ये हार्मफुल है, ये जो डिब्रीज है ना, ये हार्मफुल है हमारे लिए। चलिए अब आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। अब देखिए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट को हम कई बार इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं। नाम ध्यान रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बदल के आ जाते हैं कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट या इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट, तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इंटरमीडिएट अर्थ ऑर्बिट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अर्थ above the low earth orbit, above the earth between 12,000 kilometer to to below geosynchronous orbit of altitude 35,786 किलोमीटर। तो देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना है, 25,786 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखिए मीडियम अर्थ, सीधी सीधा मतलब है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट ऐसी ऑर्बिट है जो लो अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट है। यानी 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के बीच में प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच में सारी ये ऑर्बिट हमारे काम की हैं, कुछ ऑर्बिट ही हमारे काम की हैं जहाँ पे हमारी सैटेलाइट स्टेबल रह सकती हैं या जहाँ हमारे लिए ये यूजफुल है। ठीक है, the most common uses include navigation, communication, and geodetic space environment science. The most common altitude is approximately 20,200 kilometer, which yields as an orbital period of 12 hours, as used for example by the Global Positioning System. Other satellites in medium Earth orbit include GLONASS, an altitude of 19,100 kilometers. अब देखिए, हमें ये पता है कि जो हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जो सबसे सक्सेसफुल ऑर्बिट है वो है 20,200
किलोमीटर की जो रेडियस की ऑर्बिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इनका ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर्स का। मतलब 12 यहाँ 20,200 किलोमीटर में प्रेजेंट जो भी और सैटेलाइट्स हैं उन वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती हैं कितने आवर्स में? 12 आवर्स में। अब देखिए जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना जीपीएस, वो यहीं पे प्रेजेंट है, यानी मियो ऑर्बिट में। मियो ऑर्बिट कितना? 20,200 किलोमीटर में। 20,200 किलोमीटर में यानी उसका टाइम पीरियड कितना है? रिवॉल्यूशन 12 आवर्स। ग्लोनास, ग्लोनास किसका है? रशिया का, रशिया का जीपीएस है। उसका एल्टीट्यूड कितना है? यानी उसका रेडियस कितना है? 19,100 किलोमीटर। अब देखिए इसका रेडियस कम है तो यानी इसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड में चेंज आ जाता होगा। तो हमने मीडियम अर्थ ऑर्बिट में देखा कि हम ये लियो लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में है। इसका जो सबसे मेन ऑर्बिट है वो है 20,200 किलोमीटर का, क्योंकि इसमें जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो है 12 आवर्स का है। जहाँ पे जीपीएस प्रेजेंट है। जीपीएस किसका है? यूएसए का है। और ग्लोनास किसका है? रशिया का है। ग्लोनास है 19,100 किलोमीटर्स पे। ठीक है, अभी देखिए एक बिल्कुल बेसिक डायग्राम जियो का। जियो ऑर्बिट दिख रही है हमको, ये जियो, ये मियो, जहाँ पे हमारा जीपीएस, ग्लोनास, ये जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट हैं, नेविगेशन सैटेलाइट और कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी प्रेजेंट है। और ये हो गया हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे जितने भी दूर संचार के उपग्रह हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, वो सब के सब लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं जियो के बारे में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है? देखिए अभी तक मैंने आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए यदि हमें इस उद्देश्य के लिए एक उपग्रह की आवश्यकता है जो इस उपग्रहों को हर समय पृथ्वी से एक विशेष दूरी पर बने रहने के लिए आवश्यक है, तो हमें परिपत्र कक्षाओं की आवश्यकता है। इसलिए परिपत्र कक्षा का हर पर सभी बिंदु पृथ्वी की सतह के समान दूरी पर हैं। पृथ्वी भूमध्य रेखी कक्षा पर भूमध्य रेखा के समतल में होती है। यदि उपग्रह वृत्तीय भूमध्य रेखीय कक्षा में घूम रहा है और इसका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है, तो कहा जा सकता है कि उपग्रह पृथ्वी के साथ घूम रहा है। अब देखिए सीधी सी बात है कि सपोज अगर हम कहें कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, तो देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसका पाथ बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर जो है हमारी वो भी सर्कुलर है। हमारी अर्थ अंडाकार है, थोड़ा सा ओवल शेप है, वो कहाँ है? पोल्स की तरफ से। लेकिन हमारी इक्वेटर जो है वो कैसी है? बिल्कुल सर्कुलर है। इसलिए हमारी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो क्योंकि इक्वेटर के पैरेलल है, इसलिए वो उसका जो पाथ है वो बिल्कुल सरफेस है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का पाथ बिल्कुल सर्कुलर है और वो इक्वेटर के पैरेलल होती है। इसलिए अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर प्लेस करना है जो अर्थ के साथ मूव करे या अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो या अर्थ से देखने में स्थिर नजर आए, तो हमें वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। अब देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की विशेषताएं क्या हैं? कक्षा गोलाकार है, कक्षा भूमध्य रेखीय तल में है, यानी सीधे भूमध्य रेखा से ऊपर है, और इस तरह झुकाव शून्य है। देखिए कक्षा गोलाकार है, मैंने आपको पहले बता दिया, और बिल्कुल सर्कुलर है और कोई भी झुकाव नहीं है, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है, कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं है। उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये हमारी साइकिल का टायर है, सपोज दैट, सॉरी चलिए हम यहाँ कहीं बनाते हैं, ये हमारी साइकिल का टायर है मान लीजिए, और ये उसका सेंटर है। अब हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब अगर ये टायर रिवॉल्व करेगा तो इसकी स्पीड अलग होगी और इसकी स्पीड अलग होगी। स्पीड इसकी ज़्यादा होगी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन
एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ घूम के एक बार में एक जगह पे ही आके रुकेंगे। अगर यहाँ से ये और ये एक साथ घूमना शुरू होते हैं तो घूम के ये वापस इसी जगह में, अगर ये जैसे सर्कुलर है, अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मिनट लगाता है यहाँ से घूम के आने में, यहाँ आने में, तो यहाँ प्रेजेंट ऑब्जेक्ट भी 1 मिनट ही लगाएगा यहाँ से घूम के वापस यहाँ आने में। तो इससे समझ में आ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम है। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाली दो चीजें अगर सेम पाथ पे हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो इक्वेटर पे प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ पे प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, कोणीय वेग समान होता है। तो मैं इंक मिटाने के लिए साइलेंट हो जाता हूँ। नहीं, अब उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है, ठीक है। रिवॉल्यूशन की अवधि पृथ्वी के घूमने की अवधि के बराबर होती है। सीधी सी बात है, जितना, अगर 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पृथ्वी करती है, एक परिक्रमण पृथ्वी 24 घंटे में करती है, तो सैटेलाइट या जो भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो भी 24 घंटे में अर्थ का एक परिक्रमण पूरा कर लेगी। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक है, ठीक है। एक दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर खत्म करने में कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड। अब हमें पता है कि 24 घंटे का दिन होता है, पर एक्चुअल में 24 घंटे का दिन नहीं होता है। एक्चुअल में पृथ्वी जो अपना एक रिवॉल्यूशन है उसी के हिसाब से एक दिन होता है, और एक रिवॉल्यूशन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड का होता है। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड का, यानी लगभग 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और यही 4 मिनट पूरा साल 4 साल इकट्ठा होते होते एक लीप ईयर में एक फरवरी का 29 फैब बनाते हैं। 4 मिनट इकट्ठा होते होते इसीलिए फरवरी में 4 साल में एक बार 29 डेज आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में दिन कितने घंटे का है? 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड, पर हम उसको मान लेते हैं 24 घंटे, यानी हम हर दिन में 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो जब 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं देखूंगा। अगर उस कमेंट में मुझे जो आंसर देते बनेंगे, उस कमेंट के आंसर में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, ठीक है। अब देखते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिफरेंस होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती है। वहां पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से देखने में स्टेशनरी है, जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो इक्वेटर से टिल्टेड होती है, इक्वेटर से कुछ एंगल टिल्टेड होती है, यानी वो इक्वेटर के पैरेलल नहीं होती है। वहां पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट भी सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, उसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड भी सेम होगा, पर वो अर्थ से देखने में स्थिर नहीं दिखेगा, वो हमें ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के विशेषताएं क्या है? इसकी कक्षा गोलाकार नहीं है। जियो स्टेशनरी की कक्षा गोलाकार है, लेकिन जियो सिंक्रोनस की कक्षा गोलाकार नहीं है, ये अंडाकार है हल्की, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है, भूमध्य रेखा से बिल्कुल सीध में नहीं है, इक्वेटर से बिल्कुल सीध में नहीं है, इक्वेटर से झुकी हुई है। जैसे अगर ये इक्वेटर है तो ऐसे हल्की सी झुकी हुई है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का इक्वेटर के साथ कुछ एंगल है, ये ये इक्वेटर है और ये हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है और रिवोल्यूशन की अवधि पृथ्वी के घूमने की अवधि के बराबर होती है। ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन का पीरियड होगा वही इनका भी होगा, तो कोणीय वेग दोनों का सेम है, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी सेम है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड। कई भू समकालिक कक्षाएं हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बहुत सारी होती है, सिर्फ एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक पूर्ण भू स्थिर कक्षा को प्राप्त करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, तो एक काल्पनिक रूप से भू स्थिर और भू समकालिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट को ना पूरी तरीके से पाना संभव नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट जियो स्टेशनरी पॉइंट है, उसके क्लोज हो सकता है। तो इसलिए मोस्टली टाइम हम जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। हम जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल नहीं बोलते, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक तो जा सकते हैं, पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एग्जैक्ट पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं होता है। चलिए अब देखिए यहाँ हमें देख रहा है कि डिफरेंस क्या है। देखिए अगर हम एक्सेस को बिल्कुल सीधा रखते हैं, ये देखिए अगर हमारी एक्सेस बिल्कुल सीधी है तो ये होगी हमारी इक्वेटर, ये होगी हमारी इक्वेटर। तो इक्वेटर के सीध में कौन सी ऑर्बिट होती है? जियो स्टेशनरी। तो ये हो गई हमारी जियो स्टेशनरी। अब इक्वेटर से अगर एंगल में टिल्ट है तो ये ऑर्बिट कौन सी होगी? ये ऑर्बिट होगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिए वहीं अगर हम देखें, अगर एक्चुअल में हमारी अर्थ का एंगल कैसा है? टिल्टेड है। तो अब अगर हम इक्वेटर को ऐसा कुछ बनाएं, टिल्टेड है तो हमारी इक्वेटर ऐसे कुछ बनेगी। सॉरी एक मिनट, ये एक्सेस, तो ये हो गई हमारी इक्वेटर, तो ये हो गई हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये हो गई हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये एंगल का डिफरेंस आ गया, तो ये हो गई हमारी जियो सिंक्रोनस। और एक्चुअल में ऐसा डायग्राम होता है, ये हम अर्थ को सीधा, जबकि हमारी अर्थ एक्चुअल में 23 डिग्री टिल्टेड है। अगर ये 23 डिग्री टिल्टेड है तो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी टिल्टेड होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। पर क्योंकि हम डायग्राम देखते हैं इसलिए डायग्राम से देखने में हमें ये समझ में आता है। ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रेजेंट कुछ सैटेलाइट्स के बारे में देखिए। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रेजेंट जो भी सैटेलाइट होती हैं वो कितने एल्टीट्यूड, लगभग 36,000 किलोमीटर में होती हैं। और ये जो अर्थ का एरिया कवर करती हैं वो 40% एरिया कवर करती है। मतलब अगर 3 सैटेलाइट मिल जाएं तो हम पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसकी मदद से अर्थ का बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस क्या हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश संचार उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में रखा गया है, क्योंकि ये उपग्रह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग कवर कर सकते हैं, जो किसी भी स्थलीय नेटवर्क को प्राप्त करने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक पहुंच प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे कौन से हैं? यहाँ पे संचार उपग्रह, वहां दूर संचार, लियो में दूर संचार उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग। यहाँ पे संचार उपग्रह, जैसे सैटेलाइट कॉल होता है, तो सैटेलाइट कॉल में जो हम नेटवर्क, जो भी हम हमारा नेटवर्क जाता है वो कहाँ जाता है? वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट किसी, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रेजेंट किसी सैटेलाइट के पास जाता है। लियो ऑर्बिट में प्रेजेंट किसी, जैसे हमारे घर में टीवी चलती है तो टीवी जो चल रही है वो उसकी सैटेलाइट कहाँ है? लियो में। लेकिन जब हम सैटेलाइट कॉल कर रहे हैं तो उसकी सैटेलाइट कहाँ है? जियो स्टेशनरी में या जियो सिंक्रोनस में, या जियो ऑर्बिट बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो जियो ऑर्बिट का सबसे ज्यादा यूज संचार के लिए होता है, सैटेलाइट कॉल्स जो हम करते हैं, क्योंकि वो अर्थ का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, 40% एरिया। तो हम आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी 40% एरिया में। तो इसलिए अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है। दूसरा एडवांटेज, जियो सिंक्रोनस उपग्रह एक ही कक्षीय स्थान पर स्थिर रहते हैं। उपयोगकर्ता अपने उपग्रह प्रयोजनों को एक ही दिशा में बिना महंगी ट्रैकिंग गतिविधियों के संचार को, अब देखिए इनको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में है, एक ही पॉइंट पे स्थिर है। तो एक बार हमने एक सैटेलाइट लगा दी उसकी डायरेक्शन में, तो अब वो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमको एंटीना पूरा टाइम रोटेट करना पड़ता है सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। हमारे सैटेलाइट आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, नासा, इसरो, इनके लगे होते हैं। तो जो दूर संचार के लिए होते हैं उनको कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ता है। ऐसे सेट एंटीना होता है, तो एंटीना को कंटिन्यूअसली अगर
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उनके लिए ऐसे मूव करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली ताकि वो नेटवर्क, लेकिन जो जियो स्टेशनरी होते हैं उनके एंटीनास को मूव नहीं करना पड़ता, उनका नेटवर्क को सेटल करना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत, क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं, आपने एक बार डायरेक्शन फिक्स कर दी तो फिक्स कर दी, उसमें बार बार मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं जियो उपग्रह 10 से 15 वर्ष के जीवन काल के साथ जाते हैं। देखिए अब जो भी जियो सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिग्नल, उनका लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा है। क्यों? अर्थ से दूर है, अर्थ से दूर है तो उनकी स्पीड कम नहीं होती आसानी से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है, तो इसलिए उनके थ्रस्टर्स बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और जब थ्रस्टर्स लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बैटरी लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो क्या होता है, लाइफ भी ज़्यादा होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट्स की। ठीक है, अब देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं उनकी बैंडविड्थ जो होती है वो लियो और मियो में प्रेजेंट सैटेलाइट्स से बहुत ज़्यादा होती है। ये डबल वॉइस बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी सब में है, सब में प्रेजेंट है, पर जब स्टार्टिंग एज था तब यहाँ पे डबल साइड जो नेटवर्क था वो सिर्फ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट ही प्रोवाइड करवा पाते थे। अब देखिए अपनी क्षमता और विन्यास के कारण जियो अक्सर उच्च मात्रा वाले ट्रैफिक को ले जाने के लिए अधिक लागत प्रभावी होते हैं, विशेष रूप से दीर्घकालीन अनुबंध। अब देखिए क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इनके एंटीनास बड़े होते हैं, इनकी बैंडविड्थ बड़ी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को अफोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ट्रैवल कर सकते हैं। सैटेलाइट भी बहुत बड़े होते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर कोई हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को देंगे तो वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक है, तो वहां पे जगह की कमी है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जगह की कमी है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक है, तो वहां पे सैटेलाइट प्लेस करने के लिए जगह की बहुत कमी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि वहां तक जाना, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां तक जाके रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। ह्यूमन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाके रिपेयरिंग नहीं कर सकता, लियो में जाके आसानी से रिपेयरिंग की जा सकती है। ये दो इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखिए ये हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये एक डायग्राम है जिसमें आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए तो हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को किसी को भी किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक्स।